वेलकम बैक टू अरोरा आईएएस चैनल। आज का सेशन होगा यूनिट 5 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स के बारे में। ये बहुत ही ओपन एंडर टॉपिक है। दुनिया भर के कितने फिलोसोफर्स और थिंकर्स होंगे, इंडिया के खुद ही इतने 100 नंबर्स में है। तो मैंने इस सीरीज़ में क्या किया था ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रेलेवेंट है, ताकि आप बाकी आंसर्स में भी कोट कर सकते हो। ऐसे पर्सनालिटीज़ को मैंने ले रखी है और उनके जो थीरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और उनके जो कोटेशंस हैं, सबको एक ही जगह पे कंपाइल करके आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये PDF डिज़ाइन किया गया है। तो आई होप दिस विल सफाइस। ये तो आपको सफिशिएंट होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। बट आई वुडंट से दैट सिर्फ फिलोसोफर्स इसी PDF से नहीं, क्योंकि करंट अफेयर से किसी की डेथ हो गई है या फिर किसी फिलोसोफर या थिंकर की एनिवर्सरी है, किसी ने बुक निकाला या फिर कहीं पे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स या स्क्रिप्चर्स कहीं पे भी कुछ मिला हुआ है, तो उनको ध्यान पे रख के आप पढ़िएगा उनके बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस में बहुत कुछ मिलता जुलता है। जैसे कि जस्टिस वाले प्रिंसिपल, जॉन रॉल्स वाले कॉन्सेप्ट, ये सब पूछते हैं तो कहाँ से आता है देखिए पता नहीं चलता है। पर एक बात तो ये है कि अगर वो क्वेश्चन आपके लिए एकदम बाउंसर होगा तो सबके लिए बाउंसर ही होगा। बट जो इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लिख सकते हो उन लोगों के बारे में, ये तो मैनेजमेंट की बात है और इस सेशन के थ्रू वो भी समझ जाओगे आप। तो शुरू करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स। पहला आता है जॉन स्टुअर्ट मिल। स्टुअर्ट मिल का वैल्यू और यूटिलिटी प्रिंसिपल के बारे में ये कहते हैं कि ये यूटिलिटेरियनिज्म डिफाइन करते हैं कि थियरी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन मॉरल्स, जो प्लेजर, मोर वैल्यूबल प्लेजर्स आर हायर फैकल्टीज। तो इसीलिए हमें एनिमल सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, हमें एक ह्यूमन बीइंग सेटिस्फैक्शन की तरह जीना चाहिए अपनी लाइफ को। तो ये इसी को जस्टिफाई करके ये जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि सोक्रेटिस की तरह मरना इट्स मच बेटर रादर देन एक फूल की तरह जीने के लिए जिए। तो और फिर फ्रीडम ऑफ विल के बारे में ये कहते हैं कि ह्यूमन एक्शन आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल लॉस। तो इसीलिए सेंस के और रेशनल थिंकिंग के बेस्ड पे आप एक इंसान को डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए, क्योंकि विल है, फ्रीडम ऑफ विल है, मतलब फ्री विल है, जो थॉमस एक्विनस ने कहा था। हमने ये भी पढ़ा था यूनिट 1 पार्ट 1 सेशन में, एथिक्स वाले सेशन में। तो इसी को फिर से ये बताते हैं कि आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि आपको कितना प्रोपेगेट कर पाओगे अपने कैरेक्टर के थ्रू ऑल द एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो डिज़ायर ऑफ चेंजिंग और डिज़ायर ऑफ इनोवेशन, डिज़ायर ऑफ रिफॉर्म विल बी इनसाइड यू ओनली, ये कहता है। और फिर मोरालिटी के बारे में ये कहते हैं कि एक आर्ट ऑफ लाइफ है मोरालिटी। प्रूडेंस मतलब जस्टिस या फिर फेयर प्ले, ये सारे की क्वालिटी जो कैरेक्टर पे डिपेंड होती है ना, ये सारा कुछ एक आर्ट ऑफ लाइफ है। ये सबको नहीं मिलेगी या फिर सब ऐसे नहीं होंगे, तो इसीलिए इसको आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। और बाकी तो सेल्फ डिटर्मिनेशन के थ्रू, फ्री विल के बारे में, रीज़न के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं। मॉरल कोड ऑफ सोसाइटी के ऊपर ही हमारा मॉरल ऑब्लिगेशंस बनते हैं, तो ये कहते हैं ऑल इन ऑल। तो इमैनुअल कांट के बारे में आएंगे तो एथिक्स के बारे में इनका ये कहना है कि हर व्यक्ति, हर ह्यूमन रेशनैलिटी से गाइड होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग फ्री है। फ्री मतलब फ्रीडम है उनको चॉइस लेने का। और जब भी आप कुछ एक्ट नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ बिहेवियर या फिर एक्शन नहीं निकाल पाओगे, इसकी वजह यह है कि आपकी इनकंसिस्टेंसी है विल में, आप फ्री विल एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कर रहे हो। इसीलिए बीच बीच में आपके कुछ इश्यूज रहेंगे जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी आप। और कांट ये भी कहता है कि दूसरे पर्सन को आपको एंड की तरह देखना है रादर देन मीन्स। मतलब एंड की तरह मतलब आप किसी को कुछ हेल्पिंग नेचर कर दो या हेल्पिंग कर दो किसी बारे में, या फिर किसी चीज़ के लिए उनको ज़रूरत हो तो, नीड हो तो फुलफ़िल करो। पर ये मत देखो कि उनके थ्रू आपको कुछ वापस मिलेगा, या फिर वैसे मेटीरियलिस्टिक नीड्स पीपल को यूज़ करना, ऐसे मत करिएगा। ये कहते हैं बहुत ही अच्छा वैल्यू है, आज के ज़माने में भी बहुत रेलेवेंस रखती है ये बात। आज तो सारे के सारे फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स मीन्स के ही थ्रू होते हैं, क्योंकि आपको प्लेजर चाहिए या फिर आपको एक
क्या कहते हैं, एक मटीरियलिस्टिक नीड चाहिए होती है, तो इसीलिए आप फ्रेंडशिप करते हो किसी के थ्रू, या फिर किसी के ऑफिस में भी वर्क कल्चर भी तो ऐसे ही होता है कि कल जाके आप लीव ले लेते हो तो आपके बजाय कोई और फ्रेंड वर्क कर लेगा। तो ये सारे मीन्स हैं, ऐसे नहीं देखना चाहिए, ये कहता है। और ये कांट ने और भी कहा था कि मोरालिटी विथ फ्रीडम एंड रीजंस दैट शुड बी स्टेटेड स्पॉन्टेनिटी ऑन एक्टिंग, मतलब आप अपने से एक्ट करो, ये नहीं कि किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस होके एक्ट कर रहे हो या फिर प्रिजुडिसेस और सब्जेक्टिव माइंड के थ्रू एक्ट कर रहे हो। आपको ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, प्रैक्टिकल सिचुएशन पे फ्रीडम रीजन सब कुछ अप्लाई करके आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन लेना होगा, मतलब डिसीजन मेकिंग करना होगा। और ह्यूमन सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं, ह्यूमन सिचुएशन में ड्यूअलिटी है, एक तो रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट को आप फॉलो करो और प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करो, और फिर जो भी विल आप डिक्लेयर करते हो ना उसको एक तगड़ा रीज़न दो ताकि वो जस्टिफाई हो सकें। और ड्यूटी के बारे में ये कहते हैं कि एवरीबडी शुड बी ड्यूटी बाउंड लॉस बाउंड, मतलब लॉ ऑफ द लैंड को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मोटिवेशन बाई ड्यूटी, मतलब ड्यूटी करोगे, डेडिकेटेड रहोगे तो वो मोटिवेशन के थ्रू आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी बन जाओगे। और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कांट की कि कैटेगोरिकल इम्परेटिव, हमने देखा था कि कैटेगोरिकल इम्परेटिव में क्या कहा था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब आप जो किसी को काम कर रहे हो, आप एक वैल्यू के ऊपर आप कुछ एक्शन को बेस्ड ऑन कर रहे हो तो वो यूनिवर्सल वैल्यू होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे इंडिया में वो ऑनेस्टी का प्रिंसिपल है और कहीं और लॉबिंग चल रही है और डिसऑनेस्ट है वहाँ पे ऑफिसर्स, ऐसे नहीं। दुनिया भर के ऑनेस्टी मतलब सारे चीज़ों में ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब सारी कल्चर्स में यूनिवर्सल प्रिंसिपल होना चाहिए जो आप लेते हो। एक दूसरा है कांट के कैटेगोरिकल इम्परेटिव प्रिंसिपल पे, ये है कि प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेशनैलिटी क्या कहती है, रीज़न होनी चाहिए, रेसिप्रोसिटी, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब आप किसी चीज़ को कोई आपके ऊपर खर्चा करें या फिर आपके ऊपर कुछ टाइम इन्वेस्ट करें, उसकी रेस्पेक्ट करो, और आप जब उनके टाइम पे लॉ ऑफ कर्मा के थ्रू आपको भी करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही वे में पूरा रिश्ता चला जाएगा, राइट। देन रूसो के बारे में आते हैं। रूसो इज़ अ वेरी गुड फेमस फिलोसोफर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइम ऑल्सो। उन्होंने ये कहा था कि लर्निंग इज़ गिविंग ग्रोथ टू अ पर्सन, एंड एजुकेटर का यही मतलब है कि वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग को अच्छे से बनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड करें, एंड डेवलपिंग आइडियाज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस वर्ल्ड में, क्योंकि रीज़न के थ्रू ही एक कंक्लूशंस बता सकते हैं, मतलब डिसीजंस ले सकते हैं और सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। और ओरिजिनलिटी ऑफ चाइल्ड एजुकेशन के थ्रू और एनवायरनमेंट, मतलब उसकी सोशलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेजेस, बर्थ से मेच्योरिटी तक उसके जो स्टेजेस वो पास करता है, एक तो एजुकेशन और एक और सोशलाइजेशन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। आज भी देखिए, आज के क्राइम रेट इतनी ज़्यादा है, उनसे पता चल जाता है कि अपब्रिंगिंग और परवरिश कैसी हो रही है इन जुवेनाइल्स की, जैसे कि ये वैल्यू सिस्टम कुछ इम्बाइब नहीं हो रहा है, हेडोनिस्टिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये सब आज के ज़माने में भी इम्प्लीमेंट होता है। तो इस वाले पोर्शन में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो रेलेवेंस इन रीसेंट टाइम्स भी लिखिएगा, जो भी वो थियरी बताएंगे 100% पॉइंट टू पॉइंट आज के ज़माने में भी बहुत ही यूटिलिटी होगी। तो इसीलिए एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए आफ्टर किसी फिलोसफर के बारे में अगर पूछ लिया ना, तो उनके थियरीज बताइए, उनका इम्पैक्ट ऑन एथिकल कॉन्डक्ट पे बताइए, और तीसरी पैराग्राफ रेलेवेंस इन टुडे टाइम्स में बताइए, आपके फ़ायदा हो जाएगी। 1-2 नंबर मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और उससे क्या पता आपका लिस्ट में अच्छे नंबर भी आ जाए और रैंक भी निकालें आप। तो अगला ये पोर्शन रूसो ने ये बताया कि सिविलाइजेशन की ग्रोथ की वजह से करप्ट मैन इज़ हैप्पी as well as freedom by artificial inequalities of wealth or special privileges। जैसे कि inequalities, rich is very happy because adequate wealth उनके पास है बहुत ज़्यादा, और हैप्पी है ऐसे वाले वेल्थ के साथ। ये तो आर्टिफिशियल मेटेरियलिस्टिक वेल्थ है, तो इनके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा इनइक्वालिटी सोसाइटी में, इसीलिए इन्होंने इक्वालिटी प्रिंसिपल भी सजेस्ट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। अब आते हैं सोक्रेटिस। सोक्रेटिस तो बहुत ही फेमस आदमी है। ये कहते हैं कि आप डायलॉग पे डिपेंडेंट रहो। डायलॉग क्यों?
क्योंकि जस्टिस, राइचसनेस, ये सारा कुछ जब आप एंगेज करोगे किसी के सामने, जब कम्युनिकेशन होगा, तभी तो आपका एटीट्यूड में बदलाव आएगा, आपके एटीट्यूड में अच्छा बदलाव आएगा, बिहेवियर भी बदल जाएगा। तो इसकी वजह से ये कहते हैं कि डायलेक्टिक मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब डायलॉग एंगेज करो। और एथिकल कंडक्ट के लिए वर्च्यूज मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ अपनाओ, ताकि एक लाइफ को रिगरसली एग्जामिन करते हुए, जैसे कि प्रश्न करते हुए सारे एक्ट्स को, आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं करना चाहिए, वैसे ऐसे एग्जामिन करते रहना आपकी सारी ज़िंदगी में, तभी आपको पता चलेगा कि ये लाइफ वर्थ लिविंग है। नॉलेज को गैदर करिए एंड सफिशिएंट इतना नॉलेज होना चाहिए जैसे कि आप हैप्पी हो जाएं, और उसकी वजह से आपकी जो वर्च्यू एक्शंस है ना, बेस्ड एक्शंस विल ब्रिंग गुडनेस टू द सोसाइटी। और इन्होंने कुछ कोटेशंस भी दे रखी है कि टू बी इज टू डू, बी काइंड फॉर एवरीवन you meet is fighting a hard battle and then know thyself। अपने आप को समझो, अपने आप को एग्जामिन करो। I cannot teach anybody anything, I can only make them think। इतना अच्छा लाइन है। आज के ज़माने में सोचिए ना, स्किल डेवलपमेंट इतना क्राइसिस क्यों आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हम टीच करते हैं बट थिंक करने का सोचते ही नहीं है बच्चों को। तो इसीलिए ये कोटेशन आज के एजुकेशन सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। और ऊपर से इन्होंने ये भी कहा था कि ही हु इज़ कंटेंटेड विद व्हाट ही हैज़ वुड नॉट बी कंटेंटेड विद व्हाट ही वुड लाइक टू हैव। तो आप कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फाई मत रहो जीवन में कि एक गोल एस्टैब्लिश कर दिया तो आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। नहीं, एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल। इनोवेशन और नॉलेज पाने की कोशिश तो जारी रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं राजा राम मोहन राय, वो जो इन पर्सन who has been termed as father of modern renaissance। मतलब इंडिया में जो नई बर्थ आई थी, मतलब मॉडर्निटी की जो बर्थ आई थी, वो राजा राम मोहन रॉय की वजह से आई थी। उन्होंने सोशल इक्वालिटी, ह्यूमन रेस के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर और साइंटिफिक थिंकिंग को लेकर बहुत कुछ बताया। इन्होंने ये भी कहा था कि चैरिटी, मोरालिटी, बेनेवोलेंस, वर्च्यूज़, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये कहते हैं कि इग्नोरेंस से दूर रहो, नॉलेज गेन करते रहो। इन्होंने इतने लैंग्वेजेस पे इतनी इंटेलिजेंट पा लिया ना, मतलब इतना नॉलेज है इनके पास कि उन्होंने यही कहा था कि जो अब्यूजेस होते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, इन सबको विरोध करो डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन से। अब आते हैं जॉन लॉकी के बारे में। अब जॉन लॉकी जी ने कुछ कहा था। क्या कहा था इन्होंने ये कहा था कि अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट्स, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट अमंग द आइडियाज शुड बी देयर। और दूसरा ये कहते हैं कि एक्वायर योर बिलीव्स बाय वर्ड ऑफ अथॉरिटीज़, मतलब ऑब्टेन नॉलेज पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट ऑलवेज टू एक्वायर आवर बिलीव्स बाय एक्सेप्टिंग वर्ड ऑफ अथॉरिटी। मतलब आपके ऊपर जो बॉस कहते हैं ये मतलब नहीं है आप सब कुछ सुनते रहोगे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको खुद का माइंड भी रखना पड़ेगा उन चीज़ों में, और नॉलेज ऐसे चीज़ों से एक्सेप्ट करो जहाँ पे रीज़न हो और वैलिड पॉइंट हो। और मॉरल ऑब्लिगेशंस कुछ नहीं। और मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होती है? एक मॉरल कन्विक्शन होती है। किसके अकाउंटेबल होते हो? ये मॉरल एक्शंस के थ्रू। आप क्यों फॉलो करते हो मोरालिटी? क्या आपके लॉ ऑफ लैंड बोलती है कि इफ़ यू डोंट फॉलो मोरालिटी यू विल बी पेनलाइज्ड? पेनाल्टी तो नहीं है। आप मॉरल नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सोसाइटी में थोड़ा सा ये डिसोनेंस आएगा, अपने अंदर डिसोनेंस आएगा, पर इतना बड़ा कुछ नहीं होगा। पर आप ये मानते हो कि ऊपर भगवान देखता है, तो ये डिवाइन कमांड्स है। इसीलिए हमारे मॉरल ऑब्लिगेशंस डिवाइन कमांड्स हैं। इसीलिए हम ऑब्लाइज होते हैं कि फॉलो करते हैं उन्हें। अब दूसरा ये बोलते हैं कि रीज़न और इंटेलेक्चुअल ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एथिक्स है, जिसकी वजह से मॉरल रूल्स को अंडरस्टैंड करते हुए, ह्यूमन को डिविनिटी को अप्रिशिएट करते हुए, मोरालिटी विथ लॉ मेकिंग अथॉरिटी, इनको बैलेंस करते चलना होगा। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने कुछ चीज़ें कह रहे थे। क्या कह रहे थे ये? प्रीचिंग हार्मोनी ऑफ रिलीजियस एंड हार्मोनाइज एंशिएंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मतलब ये बहुत ही हिंदुइस्टिक सोचते हैं हम, बट इनकी जो सोच के अंदर आप जाके पढ़ेंगे तो थोड़ा बुक्स आपको पता चल जाएगा कि लव और ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा गॉडली थिंग्स हैं। इनको अगर प्योर रखोगे तो आपको पूजा पाठ हर रोज़ करके भगवान के सामने इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से लव करो, मतलब एक केयरिंग, एक काइंड ऑफ सॉलिडरिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी दिखाओ ह्यूमन रिलेशनशिप में, और एंशिएंट और मॉडर्न चीज़ों को जोड़ो ताकि आइडियल्स और एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक न्यू मॉडर्न वे ऑफ लाइफ निकालो, ये कहते हैं। अब आते हैं रेने डिस्कार्ड्स के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि क्विक टू बी डिसाइसिव एंड स्टिक टू योर डिसीजन। मतलब आपके डिसीजंस को स्टिक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
फर्मनेस ऑफ द एक्शंस होना चाहिए। इसके लिए आपको परफॉर्म्ड विदाउट डिले, एक्शन उसी टाइम पे लेना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। एक रूट के थ्रू आपको ये सारे मॉरल कॉन्डक्ट डिफाइन होती है, उसी के थ्रू आपको फॉलो होना चाहिए। एक रेने डिस्कार्ड्स ऑल्सो सेज दैट एक प्रोविजनल मॉरल कोड टू लिव बाय, जैसे कि रूल्स एंड कस्टम्स को ओबे कीजिए, रिलीजन एंड नेवर टेक एनी एक्सट्रीम ओपिनियन, मतलब इतना एक्सट्रीम रेडिकलिज्म मत जाओ किसी चीज़ पे, मॉडरेट लाइफ जियो, जजमेंट ओनली ऑन सर्टेन मैटर्स, अनसर्टेनिटी मैटर्स पे कभी जजमेंट मत करना। जब तक आप आंखों से देखोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे, तब तक कुछ किसी ऐसे चीज़ को मत समझिएगा कि सही है। सो इन रेलेवेंट प्रेजेंट टाइम्स सोशल मीडिया न्यूज़ वायरल जो होते हैं, फेक न्यूज़ जो फैलाते हैं, इनके बारे में ये बहुत ही रेलेवेंट चीज़ हैं। और ये दूसरे बात ये भी कहते हैं कि वन शुड मास्टर वन सेल्फ एंड नॉट द फॉर्चून, मतलब अपने खुद के ऊपर आपको मास्टरी करना होता है, किसी और के ऊपर मास्टरी नहीं करोगे। क्योंकि देखिए, आप नेबर के कार देख के अपना कार खरीदोगे, अपनी पसंद का तो दूर की बात है, पहले तो देखेंगे कि नेबर का कितना बजट कार है। क्यों? क्योंकि आप फॉर्च्यून्स को देख रहे हो। जब आप अपने खुद से कॉम्पीट करोगे ना, वैसी चीज़ें से दूर हटोगे। तो ये है हमारे रेने डिस्कार्ड्स का प्रिंसिपल। अब आएंगे हम स्वामी विवेकानंद जी पे। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स बताया। इन्होंने यही कहा था कि ब्रदरहुड इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इन्होंने चिकागो कन्वेंशन पे भी या फिर वर्ल्ड टूर करते हुए भी यही कहा था कि हमारी कल्चर है ही अद्भुत, बट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कल्चर्स मिक्सिंग मॉडर्न वे ऑफ लाइफ इज़ अ नेसेसिटी ऑफ द ऑर्डर। बिलीफ रखो अपने आप पे, ह्यूमन रेस का इक्वालिटी बढ़ाओ, पेट्रियोटिज्म, कंपैशन, ह्यूमनिज्म, मतलब ह्यूमन को सेंटर में रख के बात करो। ये नहीं कि गॉड को बीच में लेके आके उनको ये सैक्रिफाइसेस, ये सारा रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हैं कि सेम लाइक रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, इन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स डिग्रेड होते जा रहे हैं। इनको डिग्रेडेशन को हटाने के लिए आप ह्यूमन नेचर को लव दो, एक ह्यूमन रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म इज द नीड ऑफ द आवर। ये कहते हैं कि प्योरिटी और वननेस इन आत्मान, डिविनिटी इज थ्रू लविंग एंड सर्विंग योर नेबर्स को सर्व कीजिए, लव कीजिए। और वेस्टर्न साइंसेस को मास्टरी, टेक्नोलॉजी पे काबू, मास्टरी कीजिए, तभी आपको अच्छे से डेवलपमेंट होगी। तो इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे कल्चर पे प्राइड ले लीजिए और उसी कल्चर को फॉलो करते रहिए। ही वॉज ऑलवेज टुवर्ड्स द मॉडर्निटी। अभी ऑर्गेनाइज स्केल और लार्ज स्केल ऑफ सोशल सर्विस, इन्होंने उसके थ्रू 3 कोटेशंस इन्होंने दिया। एक तो है कि ऑल वर्शिप इज़ नथिंग, गॉड का वर्शिप कुछ नहीं है, इट इज़ टू बी, आप अपने अंदर प्योर रहो, दूसरों को गुड करो। गुड मतलब भलाई करो, दूसरे का भलाई देखो, तभी आप कुछ भी करने का लायक बन जाओगे। और भगवान का वर्शिप यही होता है। रिलीजन इज नथिंग बट, जो ऑलरेडी मैन के अंदर डिविनिटी है ना, जो अपने आप ही गुडनेस है, वही है डिविनिटी। और रिलीजन भी यही है। प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस, मतलब सस्टेन्ड हार्डवर्क करते रहना। परसिवरेंस का मतलब ये है, प्योरिटी और पेशेंस मतलब अंदर ना ये ग्रीड जो एनवीएस होती हैं कि कॉम्पिटिटर स्पिरिट, ये पढ़ लेगा वो पढ़ लेगा, इसको नहीं दिखाना है, उसको नहीं दिखाना है नोट्स, ये सारा कुछ ना हटाने से प्यूरिटी आएगी। ये प्यूरिटी, पेशेंस और परसिवरेंस 3 एसेंशियल नेचर्स फॉर द सक्सेस। अब आते हैं मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली जी, ही इज़ अ वेरी 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 फेमस फिलोसोफर इन फिलॉसफी। तो इन्होंने ये कहा था कि वर्च्यूज़ के बारे में कि ये वर्च्यूज़ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी सब लोग आपको पहचान लेते हैं, एक आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी, और प्रेस करते रहेंगे। क्योंकि सिटीज़न का कैपेसिटी है ये यही होना चाहिए कि कॉमन गुड, मतलब लार्जर गुड को, सोसाइटी को सर्व करना। और फ्रीडम ऑफ कम्युनिटी को अपहोल्ड कीजिए, लिबर्टी के प्रिंसिपल के थ्रू आप बढ़िएगा आगे। और ये भी कहते हैं कि करप्शन तो सोसाइटी के अंदर इनएविटेबल है, मतलब पहले से ही है। इसको हटाने के लिए आपकी वर्च्यूज़ वाइसेस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। वर्च्यूज मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, वाइसेस मतलब नेगेटिव वैल्यूज। तो वर्च्यूज एंड वाइसेस मीन्स के जरिए ही आपको जाना चाहिए, उसको एंड में कन्वर्ट मत करिएगा। और ये दूसरा बात ये भी कहते हैं कि रीजन ऑफ स्टेट, मतलब गुडनेस ऑफ द स्टेट विल ऑलवेज प्रिसाइड ओवरऑल, मतलब स्टेट को अच्छे से रहना है। रीजन ऑफ द स्टेट मतलब समझ रहे हो ना, एक इंस्टीट्यूशन का जो रेशनल और साइंटिफिक थिंकिंग बेस्ड पे
इज मच बेटर देन एनीथिंग। मतलब ये किस चीज़ से बनती है स्टेट? पीपल मतलब सिटीजन्स, गुड सिटीजन्स, मोरालिटी, एथिकल स्टैंडर्ड्स, यही बनाती है एक स्टेट को। और रीजन ऑफ द स्टेट मतलब सिटीजन्स के जो रीजनिंग होनी चाहिए, एथिकल थिंकिंग होनी चाहिए, वही इंपॉर्टेंट होता है। और ये दूसरी बात ये कहते हैं कि एवरी एक्शन इज कंसिडर इन द लाइट ऑफ द स्टेट एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। सारा कुछ अभी तक हमने देखा था कि सब लोग यही कहते हैं कि ह्यूमन को बीच में रखो, तो इन्होंने ह्यूमन को ही रखा था, मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ह्यूमन ओनली। पर स्टेट का मतलब इनके तरफ से यही है कि ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, मतलब ग्रुप ऑफ गुड सिटीजन्स। अब ह्यूमन नेचर के बारे में इन्होंने क्या कहा था? ह्यूमन नेचर के बारे में ये कहा था कि ह्यूमन नेचर में कुछ ट्रेड्स हैं जो सेल्फ इंटरेस्टेड है, एफेक्शनेट भी है, कुछ लोग किसी और के बारे में, और वो लोग कंटेंट होना चाहिए, मतलब संतृप्ति होनी चाहिए उनके अंदर, एक हैप्पीनेस होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज दे आर वेरी टेरेबल विक्टिम्स, एक हैप्पीनेस एवरी टाइम आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉस्परस टाइम में ट्रस्टवर्दी बनना है। तभी बन पाएंगे जब आपके अंदर ऑनर होगा, जेनरोसिटी होगा, करेज होगा, एक पिटी मतलब एम्पैथी होगा लोगों के बारे में। अब एम्बिशन सब लोगों के अंदर होती है, क्योंकि आपको पावर चाहिए। मतलब पावर मतलब ये नहीं कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, बट मतलब एक अथॉरिटी पोजीशन पे जाना है। तो पर यही है कि वी शुड नॉट हैव द इंक्रीज स्टेटस। आपको जितना मिल रहा है ना वो बहुत है, बट कॉमन पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। कॉमन पीपल ऑलवेज वांट इंक्रीज स्टेटसेस, दैट इज़ व्हाट ही वांटेड टू से। अब आते हैं आगे के बारे में। आगे बारे में ये कहते हैं कि पीपल गुडविल इज़ द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन एग्रेशन। तो अगर आप गुडविल क्या होती है? अच्छे से रहना और ब्रदरहुड फैलाना, मतलब ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट इधर उधर का जो नेबरहुड होते हैं, हमारे जो बॉर्डर्स के थ्रू ब्रदरशिप होती हैं, ये सारा कुछ अदर होगा ना, तो फॉरेन एग्रेशन तो कुछ बात ही नहीं है। फॉरेन एग्रेशन, मिलिटेंसी, ये सारा कुछ तो हट ही जाएगा जब इंटरनली हम स्ट्रांग हो जाएंगे। और ये भी कहते हैं कि गुडविल इज़ नेवर एब्सोल्यूट, क्योंकि लॉयल्टीज लॉस्ट होती है और विनिंग भी होती है। ये वाली लाइन आप इंटरनेशनल अफेयर्स में बेफिक्र लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, द लॉयल्टीज आर वन एंड लॉस्ट एवरी टाइम। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी अच्छा सा मीटिंग हो जाता है, कभी ब्लॉकेड हो जाती है ट्रेड की। तो इन सब में मैकियावेली जी ने यही कहा था कि हर कोई गुडविल हर टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता है। मतलब हर वक्त गुडविल हमें विनिंग सिचुएशन पे ही नहीं डालती है। गुडविल होने से आप कहीं और कमज़ोर भी हो जाते हो, कहीं और विनिंग भी हो जाते हो। तो इसी दौरान उन्होंने लीडरशिप के बारे में भी कुछ कहा है। लीडरशिप का ये ट्रेड्स उन्होंने बताया कि डिसाइडिंग फैक्टर वेदर द लीडर इज सक्सेसफुल और नॉट। कैसे? feared and loved but not hated, having people support, convincing people to display the virtues, मतलब good positive values display करो, and using one own arms not the others. So these are the some of the principles based on which मैकियावेली जी ने कुछ कहा था ethical standards के बारे में, जो अभी भी valid हैं। तो अभी आते हैं एपिक्यूरस के बारे में। एपिक्यूरस जी क्या कहा इन्होंने? तो यही कहा था कि टीलियोस मतलब एंड ऑफ लाइफ, प्लेजर इज ए एंड ऑफ लाइफ। प्लेजर इज नथिंग बट हमारे खुद के एक सोल को पेन और कंफ्यूजन से दूर हटाने से प्लेजर मिलती है। तो ये कैसे मिलेगा? आपकी सेल्फ कंट्रोल से, एस्टिसिज्म से। एस्टिसिज्म मतलब एल्ट्रुइस्टिक का अदर फॉर्म है। आप एल्ट्रुइस्टिक रहोगे, जीना किसी और के लिए, तो तभी आपका एक वॉलंटियरिज्म या फिर एक काइंड ऑफ फिलैंथ्रोपिज्म आपके अंदर जब होगा ना, तब तो वही प्लेजर है। ये वही कहते हैं कि प्लेजर शुड बी लाइफ लॉन्ग सॉर्ट। ये नहीं कि आपको अच्छे से फ़ायदा हो जाएगा, 1 साल तक हम एस्टिसिज्म में चले जाते हैं, अल्ट्रुइज्म करेंगे, सिर्फ सेवा कर देंगे कहीं हरिद्वार में जाके, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ नॉट मोमेंटरी एंड praised a life that escapes others people's notice। तो यही है कि आपको एस्केप नहीं करना चाहिए किसी और के लाइफ से, कि जब आपकी ज़रूरत है आपको यू हैव टू डू योर ड्यूटी, दैट इज़ व्हाट ही टेल्स। दैट इज़ व्हाट टीलियोस से ये वर्ड बनता है, क्योंकि ड्यूटी बेस्ड है।
एंड बेस्ड है और कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड है। अब आते हैं एपिक्यूरियन हेडोनिज्म। ये कहते हैं कि काम और ट्रैंक्विल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, रिजल्ट इज दैट एथिकल स्टैंडर्ड। आप अगर आप यू इंटरनलाइज एथिकल लाइफ देन यू विल हैव काम एंड ट्रैंक्विल लाइफ, मतलब पीसफुल लाइफ, एंड एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो और एक और सेंटेंस के थ्रू ये बताते हैं कि दो ही इज बीइंग टॉर्चर्ड ऑन द रैक द वाइज पर्सन इज स्टिल हैप्पी। ये होनी चाहिए, मतलब पेन दे रहा है, इतना कुछ टॉर्चर दे रही है, फिर भी आप हैप्पी हो, मतलब कितना सोल प्योरिटी है। एल्ट्रुइज्म की हाईएस्ट लेवल है ये जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी किया हुआ है और गैलीलियो ने भी किया हुआ है, सोक्रेटिस ने भी किया हुआ है। तो ये सारे लोग क्यों इतना हैप्पीली दे हैव एक्सेप्टेड थिंग्स, बिकॉज these are great people, great leaders, great kind of innovators who have given a lot of things, goodness to the society। यही कहते हैं। ये कहते हैं कि हाईएस्ट प्लेजर्स कुछ नहीं है, इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक दिखाएंगे कि अल्ट्रुइज्म सिंपल लिविंग पे। लोअर प्लेजर्स क्या है, आप ये फूड ड्रिंक्स, मतलब ये जो हम आजकल सोचते हैं ना कि ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हाई प्लेजर्स के माने बहुत ही ज़्यादा स्टेटस लेवल देती है, ये इनके बारे में एपिक्यूरस के थ्रू बोलते हैं कि ये लोअर प्लेजर्स हैं, ये तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। हाईएस्ट प्लेजर्स वो होते हैं जब आप किसी और के लिए जीते हैं, लोगों की भलाई के लिए जीते हैं, जो भी काम एक्शन करते हो लोगों की भलाई के लिए करते हैं। अब आते हैं डेविड ह्यूम के बारे में। अब डेविड ह्यूम के बारे में देखेंगे तो डेविड ह्यूम कौन है? डेविड ह्यूम इज दैट पर्सन हु हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव राइटिंग्स किसके बारे में? आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वाइसेस। आर्टिफिशियल वाइसेस वो है जो सोशल स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड होती है, जैसे कि चेस्टिसिटी, मॉडेस्टी, ड्यूटीज़, वो बाउंड्रीज पे एम्बेसडर्स को प्रोटेक्ट करना, ये आर्टिफिशियल वर्च्यूज़ है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ नेचुरल वर्च्यूज़ भी हैं जैसे कि ग्रैटिट्यूड, फ्रेंडशिप, जेनरोसिटी, कंपैशन, ये सारे कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज नेचुरल वर्च्यूज में आते हैं। तो पैशन, माइंड के थ्योरी ऑफ माइंड के थ्रू इन्होंने ये कहा था कि पैशन एक इम्प्रेशंस है, आइडियाज़ नहीं है, और पैशन आर डिज़ायर, होप, फियर, ग्रीफ एंड जॉय एंड इनडायरेक्ट पैशन। डायरेक्ट पैशन मतलब आपको होप या फिर डिज़ायर होती है किसी चीज़ को करने के लिए, आप फियर हो जाते हो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर आपको बहुत दुख होता है कहीं कभी फेलियर होता है। तो इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट पैशन वो होती है जो हेट्रेड, लव, शेम, प्राइड, ये सारा कुछ दिखा नहीं पाते हो, बल्कि डायरेक्ट पैशन दिखा सकते हो आपके थ्योरी ऑफ माइंड में। ये डेविड ह्यूम ने कहा था। तो ऑल इन ऑल ये सारे लोगों के बारे में मैंने कहा था अभी। तो फिलोसफर्स एंड थिंकर्स बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी तो इट इज़ लाइक मोर देन हंड्रेड्स। पर इनमें से किसको पूछेंगे यूपीएससी, ये तो बिल्कुल ओपन एंडेड टॉपिक है। बट जिन्होंने भी इतना कुछ बोल दिया ना, तो कॉमन वैल्यूज़ को उठा के आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कुछ भी आंसर्स के लिए। और आपको अगर एटलीस्ट उनके थियरीज़ का नाम तो पता होगा ना, तब तो कुछ राइटअप तो 50 वर्ड और 80 वर्ड का आंसर तो राइटअप वैसे ही बन जाएगा। तो उस पर ध्यान दीजिए। और कोटेशन थोड़ा सा मैंने दे रखी है यहाँ पे, ताकि एक ही जगह पे एक्स्ट्रा वाइज लाइक आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे कोटेशंस को, इसी वजह से ये PDF में देख लीजिएगा। तो आज आते हैं आंसर राइटिंग क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि विच एमिनेंट पर्सनैलिटी हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, कि ऐसे कौन से एमिनेंट पर्सनैलिटी हो जिन्होंने आपको इतना इंस्पायर कर दिया। इंस्पिरेशन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं पूछ रही हूँ मैं, लीडर नहीं पूछ रही हूँ और रिफॉर्मर नहीं पूछ रही हूँ। यहाँ पे एथिकल कॉन्डक्ट इन लाइफ, मतलब एथिक्स वाले पोर्शन जिन लीडर्स में या फिर जिन एडमिनिस्ट्रेटर में ज़्यादा दिखती है, उनके बारे में बात करिएगा। ठीक है जी। और जिस्ट ऑफिस और टीचिंग्स, मतलब टीचिंग्स इन द सेंस उनके प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ क्या है, वो भी बात कर सकते हैं। और सेकेंड पोर्शन इसका यही होगा कि डिस्क्राइब हाउ यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस टीचिंग्स ऑन योर ओन एथिकल डेवलपमेंट, मतलब ये टीचिंग से आपको क्या मिल रही है और आप क्या सीख रहे हो इन टीचिंग से, और आप कैसे अप्लाई करोगे अपने आप के लाइफ के ऊपर। तो ये सब है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स के बारे में। चलिए, तो यही है इस यूनिट 5 के पोर्शन में। आगे मिलते हैं यूनिट 6 पोर्शन के थ्रू, विच इज़ एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जय हिंद।